नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबके जीवन से, सेहत से सीधे जुड़ा है, पोषण यानी न्यूट्रिशन। हमारी ये चर्चा एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 12 तक की किताबों में जो पोषण पर जानकारी है उसके विस्तृत नोट्स पर आधारित है। शुरू करते हैं ये बातचीत। हाँ, क्योंकि पोषण सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं है ना? ये वो पूरी प्रक्रिया है जिससे हमारा शरीर बनता है, चलता है, बीमारियों से लड़ता है। इसे समझना मतलब एक तरह से अपने स्वास्थ्य की चाबी को समझना है। तो सबसे पहले यही समझते हैं, आखिर ये पोषण है क्या? मतलब एकदम सरल शब्दों में। पोषण वो तरीका है, वो प्रोसेस है जिससे कोई भी जीवित चीज, कोई ऑर्गेनिज्म खाना लेता है, उसे पचाता है और फिर उस खाने से जो ऊर्जा मिलती है, जो जरूरी तत्व मिलते हैं, उनका इस्तेमाल करता है। किस लिए इस्तेमाल करता है? अपने विकास के लिए, मतलब बढ़ने के लिए, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए, और जो रोज के काम है उनको करने के लिए। खाना ही वो सोर्स है जो ये सब देता है। अच्छा, और खाने के अंदर जो काम की चीजें होती हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। हाँ बिल्कुल, न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व ये वो केमिकल पदार्थ हैं भोजन में जिनकी जरूरत शरीर को अलग अलग कामों के लिए पड़ती है। इनको हम कुछ मुख्य ग्रुप्स में बांट सकते हैं। हाँ, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, ये तो सुना है सबसे ज्यादा ऊर्जा देते हैं, फटाफट एनर्जी। हाँ, ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जैसे रोटी, चावल, आलू, चीनी, इन सब में काफी होता है। ठीक है, फिर आते हैं प्रोटीन्स। इनका क्या काम है? प्रोटीन्स शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब शरीर के विकास, मांसपेशियों और कोशिकाओं की मरम्मत के लिए ये बेहद जरूरी हैं। दालें, दूध, अंडे, मांस, सोयाबीन, ये सब प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, है ना? बिल्कुल। और तीसरा है वसा यानी फैट्स। तेल, घी, मक्खन, मेवे। हाँ, ये भी ऊर्जा का स्रोत है, बल्कि कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ऊर्जा देते हैं ग्राम प्रति ग्राम, और शरीर को गर्म रखने में भी इनकी भूमिका है। इनके अलावा भी कुछ होता है? अरे हाँ, बहुत कुछ। विटामिन्स हैं, ये चाहिए तो कम मात्रा में, पर शरीर के अंदर जो हजारों केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। और मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयरन। हाँ, खनिज या मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, जिंक, ये सब हड्डियों, दांतों, खून बनाने और शरीर के बहुत सारे कामों के लिए जरूरी है। और पानी, और वो रेशा, फाइबर जिसे कहते हैं। बिल्कुल, पानी तो खैर जीवन का आधार ही है। शरीर में चीजों को घोलने, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, तापमान कंट्रोल करने, सब में पानी का रोल है। और रेशा यानी फाइबर या रफेज, वो पचता तो नहीं है, पर पाचन तंत्र को साफ और हेल्दी रखने में बहुत मदद करता है। तो मतलब सिर्फ पेट भरना काफी नहीं है, जरूरी ये है कि खाने में ये सारी चीजें, ये सारे पोषक तत्व सही मात्रा में हों। यहीं से संतुलित आहार या बैलेंस डाइट की बात आती है। सही कहा? बिल्कुल सही। संतुलित आहार का मतलब ही यही है, ऐसा खाना जिसमें ये सभी जरूरी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, पानी और रेशा, सब ठीक अनुपात में हो। ना कोई बहुत ज्यादा, ना कोई बहुत कम। तभी शरीर ठीक से काम करेगा, स्वस्थ रहेगा। ठीक है, अब अगर हम पोषण के तरीकों पर आएं, तो क्या सब जीव एक ही तरह से खाना खाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर विविधता आती है। मुख्य रूप से दो तरीके हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे पौधे? हाँ, स्वपोषी पोषण ये पौधों का खास गुण है। वो एक कमाल की प्रक्रिया करते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या होता है? इसमें हरे पौधे सूरज की रोशनी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी लेकर अपना भोजन, मतलब ग्लूकोज, खुद बनाते हैं। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस भी बाहर निकलती है, जो हम सबके लिए कितनी जरूरी है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए पौधों को? एक तो क्लोरोफिल, वो हरा रंग जो पत्तियों में होता है। हाँ, क्लोरोफिल, ये सूरज की रोशनी को सोखने में मदद करता है। फिर सूरज की रोशनी खुद चाहिए, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जड़ों से पानी H2O। इसका कोई केमिकल समीकरण भी होता है? हाँ, सरल रूप में दिखाते हैं। 6 CO2 + 6 H2O। जब सूरज की रोशनी क्लोरोफिल की मदद से C6H12O6 + 6O2 बनता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर ग्लूकोज, खाना और ऑक्सीजन बनाते हैं। और ये होता कहाँ है पौधे में? पत्तियों में। हाँ, मुख्य रूप से पत्तियों में। पत्तियों की कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम की खास जगह होती है, वहीं ये सारा काम होता है। और एक दिलचस्प बात,
वैसे तो पौधे हर रोशनी में फोटोसिंथेसिस करते हैं, पर लाल और नीले रंग की रोशनी में ये सबसे तेज होता है। अच्छा, और एक सवाल जो अक्सर आता है वो ये कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलती है वो पानी से आती है या कार्बन डाइऑक्साइड से? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये ऑक्सीजन पानी H2O के टूटने से निकलती है, CO2 से नहीं। कमाल है। हाँ, सोचिए पौधे कितने अद्भुत कारखाने हैं। सूरज की फ्री एनर्जी को खाने में बदल देते हैं, और इसी खाने पर तो पृथ्वी के लगभग सारे जीव सीधे या टेढ़े मेढ़े रूप से निर्भर हैं, और हवा भी साफ करते हैं। वाकई। अच्छा, ये तो हुई स्वपोषी पोषण की बात। अब दूसरा तरीका, परपोषी हेट्रोट्रॉफिक। हाँ, परपोषी मतलब वो जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसमें भी अलग अलग तरह के होते होंगे? बिल्कुल, कई तरह के हैं। जैसे कुछ होते हैं परजीवी। परजीवी? हाँ, ये दूसरे जीवित जीव के शरीर पर या अंदर रहकर उससे अपना बना बनाया भोजन चूसते हैं। जैसे अमरबेल का पौधा जो दूसरे पेड़ों पर लिपट जाता है, या हमारे पेट में होने वाले कुछ कीड़े जैसे टेपवर्म। ओह, और कुछ मरे हुए जीवों से अपना खाना लेते हैं? हाँ, उन्हें कहते हैं मृतजीवी, सैप्रोफिटिक। ये मरे हुए और सड़ने वाले पौधों या जानवरों से पोषण लेते हैं, जैसे फफूंद, मशरूम, ब्रेड पर लगने वाली फफूंदी, मोल्ड, और कई बैक्टीरिया भी। ये एक तरह से प्रकृति के सफाई कर्मी भी हैं। अच्छा, और हम इंसान, हम किस में आते हैं? हम आते हैं प्राणी संभोजी होलोजोइक पोषण में। इसमें जीव ठोस खाने को पहले निगलता है और फिर शरीर के अंदर उसे पचाता है। मतलब हम, शेर, गाय, ज्यादातर जानवर इसी तरह खाते हैं? हाँ, बिल्कुल। यहाँ तक कि अमीबा जैसा एक कोशिका वाला जीव भी ऐसे ही खाता है। वो अपने नकली पैर, जिन्हें कूटपाद कहते हैं, उनसे भोजन को घेर कर निगल लेता है। इस तरीके को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। एक और सुना था, सहजीवी पोषण, सिम्बायोटिक। हाँ, सहजीवी पोषण ये एक तरह की पार्टनरशिप है। इसमें दो अलग अलग जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। कोई उदाहरण? सबसे क्लासिक उदाहरण है लाइकेन। ये शैवाल और कवक का मिला जुला रूप है। शैवाल जो हरा होता है वो फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है, और कवक उसे रहने की जगह, पानी और मिनरल्स देता है। दोनों का फायदा। अच्छा। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम। वो फलीदार पौधों जैसे मटर या दालों की जड़ों में रहते हैं। वो हवा की नाइट्रोजन को ऐसे रूप में बदलते हैं जिसे पौधा इस्तेमाल कर सके, और बदले में पौधे से रहने की जगह और बना बनाया भोजन लेते हैं। ये तो बहुत रोचक है। अच्छा, पौधों में भी कुछ अजीब पोषण के तरीके होते हैं? वो कीड़े खाने वाले पौधे? हाँ, कीटमक्षी पौधे। कुछ पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, तो अपनी नाइट्रोजन की जरूरत पूरी करने के लिए ये छोटे मोटे कीड़ों को फंसाकर उन्हें पचा जाते हैं। जैसे पिचर प्लांट? हाँ, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सब इसके मशहूर उदाहरण हैं। पोषण की दुनिया वाकई बहुत विविध है। चलिए अब जरा मानव पोषण की बात करते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? हाँ, ये जानना तो बहुत जरूरी है। मानव पोषण में कई स्टेप्स होते हैं ना। पहले खाना मुंह में लेना, उसे क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण, इंजेशन। हाँ, इंजेशन। फिर उसे पचाना, मतलब छोटे टुकड़ों में तोड़ना, डाइजेशन। बिल्कुल। फिर पचे हुए खाने का खून में पहुंचना, यानी अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। फिर खून से उन पोषक तत्वों का कोशिकाओं तक जाना और उनका इस्तेमाल होना, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। और आखिर में जो पचा नहीं उसे शरीर से बाहर निकालना, बहिक्षेपण, इजेशन। इजेशन। वाह, ये पूरी यात्रा मुंह से शुरू होती है। हाँ, बिल्कुल। मुंह में दांत खाने को चबाकर छोटा करते हैं, और यहीं पर लार ग्रंथियों से लार, सलाइवा निकलकर भोजन में मिलती है। लार का क्या काम है? लार में एक एंजाइम होता है, एमिलेज। ये स्टार्च जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, उसे यहीं से पचाना शुरू कर देता है। अच्छा, इसीलिए रोटी या चावल ज्यादा चबाओ तो मीठा लगने लगता है? हाँ, बिल्कुल। और जीभ स्वाद तो बताती ही है, साथ में खाने को लार में मिलाने और निगलने में भी मदद करती है। फिर खाना नीचे जाता है भोजन नली से, इसोफेगस। हाँ, ग्रसिका या भोजन नली, एसोफेगस। यहाँ कोई पाचन नहीं होता, ये बस एक ट्यूब है
जिसकी मांसपेशियां सिकुड़कर और फैलकर खाने को नीचे पेट तक मतलब आमाशय तक पहुंचाती हैं। आमाशय यानी पेट, ये थैली जैसा होता है। हाँ, थैली जैसा अंग है। ये हमारे पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा हिस्सा भी है। इसे एक तरह का भोजन भंडार या वेटिंग रूम समझ सकते हैं, जहाँ खाना कुछ देर रुकता है। यहाँ क्या होता है खाने के साथ? यहाँ पेट की दीवारें एक रस निकालती हैं, गैस्ट्रिक जूस। इसमें मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और एक एंजाइम पेप्सिन। एसिड, पेट में एसिड का क्या काम? ये एसिड खाने के साथ आए बैक्टीरिया वगैरह को मारता है, और दूसरा ये पेट में एक अम्लीय एसिडिक माहौल बनाता है जो पेप्सिन एंजाइम के काम करने के लिए जरूरी है। और पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को पचाना शुरू करता है, उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो पेट में सिर्फ प्रोटीन पचना शुरू होता है? हाँ, मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो मुंह में शुरू हुआ था वो एसिड के कारण यहाँ रुक जाता है। पेट के बाद खाना कहाँ जाता है? पेट से खाना जाता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में। छोटी आंत, नाम तो छोटा है। हाँ, नाम छोटी है, पर ये पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है, करीब 6-7 मीटर लंबी। अरे बाप रे। और यहीं पर भोजन का पाचन पूरा होता है और पचे हुए पोषक तत्वों का सबसे ज्यादा अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन भी यहीं होता है। इतना सारा काम अकेली छोटी आंत में कैसे? छोटी आंत को मदद मिलती है दो और साथी अंगों से, यकृत लिवर और अग्न्याशय पैंक्रियाज। लिवर और पैंक्रियाज, लिवर का क्या रोल है? यकृत यानी लिवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये बनाता है पित्त रस, बाइल जूस, जो पित्ताशय गाल ब्लैडर में जमा होता है और फिर छोटी आंत में आता है। पित्त रस क्या करता है? पित्त रस वसा मतलब फैट के जो बड़े बड़े गोले होते हैं उन्हें छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है, जैसे साबुन तेल को तोड़ता है ना, वैसा ही कुछ। इसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इससे होता यह है कि वसा को पचाने वाले एंजाइम उस पर आसानी से काम कर पाते हैं। मतलब पित्त रस खुद पाचन नहीं करता, बस मदद करता है। बिल्कुल सही। पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, ये वसा के पाचन के लिए माहौल तैयार करता है। और अग्नाशय पैंक्रियाज? अग्नाशय पैंक्रियाज एक और महत्वपूर्ण ग्रंथि है। ये बनाता है अग्नाशयी रस पैंक्रियाटिक जूस। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों को पचाने वाले बहुत शक्तिशाली एंजाइम होते हैं, जैसे एमाइलेज स्टार्च के लिए, ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए और लाइपेज वसा के लिए। ये रस भी छोटी आंत में आता है? हाँ, ये अग्नाशयी रस छोटी आंत में आता है। ये पेट से आए एसिडिक खाने को न्यूट्रल भी करता है, क्योंकि इसके एंजाइम्स एल्कलाइन माहौल में अच्छा काम करते हैं। और फिर छोटी आंत की अपनी दीवारें भी एक रस बनाती हैं, आंत रस, इंटेस्टाइनल जूस, जिसे सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। इसमें मौजूद एंजाइम पाचन की प्रक्रिया को एकदम पूरा कर देते हैं। तो छोटी आंत में आखिरकार क्या होता है पोषक तत्वों का? देखिए, यहाँ कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह पचकर ग्लूकोज जैसी सरल शर्करा सिंपल शुगर्स में बदल जाते हैं। ओके। प्रोटीन पचकर अपनी सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं। ठीक है। और वसा पचकर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल जाती है। ये सब पचने के बाद खून में कैसे मिलते हैं? हाँ, यहीं पर छोटी आंत की बनावट काम आती है। उसकी अंदरूनी दीवार पर उंगलियों जैसे लाखों छोटे छोटे उभार होते हैं, जिन्हें विलाये कहते हैं। विलाये? हाँ, विलाये। ये सतह का क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। इससे पचे हुए पोषक तत्वों को खून में सोखने, एब्जॉर्ब करने के लिए ज्यादा जगह मिलती है और ये काम बहुत कुशलता से हो पाता है। कमाल है, इतनी जटिल प्रक्रिया हमारे अंदर हर समय चलती रहती है। अच्छा, एक बात और, सुना है कि जो जानवर घास फूस खाते हैं उनकी आंत लंबी होती है मांसाहारियों से। हाँ, ये बिल्कुल सच है। शाकाहारी भोजन, खासकर जिसमें घास फूस ज्यादा हो, उसमें सेल्यूलोज नाम का कार्बोहाइड्रेट होता है। सेल्यूलोज? हाँ, इसे पचाना मुश्किल होता है और इसमें ज्यादा समय लगता है। इसलिए शाकाहारी जानवरों की छोटी आंत मांसाहारियों की तुलना में लंबी होती है, ताकि सेल्यूलोज के पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए ज्यादा समय और सतह मिल सके। समझ गया। अच्छा, छोटी आंत के बाद जो खाना बच जाता है उसका क्या होता है? जो भोजन पच नहीं पाता या अवशोषित नहीं हो पाता, वो आगे बढ़कर बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। बड़ी आंत ये छोटी आंत से बड़ी होती है? चौड़ाई में बड़ी होती है पर लंबाई में छोटी होती है, करीब 1.5 मीटर। इसका क्या काम है?
इसका मुख्य काम है बचे हुए पानी और कुछ मिनरल्स यानी लवणों को सोख लेना। पानी सोखने के बाद जो ठोस बेकार पदार्थ बचता है उसे मल यानी फीसिस कहते हैं। और फिर ये मल मलाशय यानी रेक्टम में इकट्ठा होता रहता है और फिर समय समय पर गुदा यानी एनस के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी को बहिर्क्षेपण या इगेशन कहते हैं। तो ये थी हमारे भोजन की पूरी पाचन यात्रा, मुंह से शुरू होकर गुदा तक। अब ये समझते हैं कि ये पोषण हमारे स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा है। आपने शुरू में संतुलित आहार की बात की थी। अगर ये संतुलन बिगड़ जाए, मतलब किसी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यहीं पर पोषण संबंधी रोगों यानी डेफिशिएंसी डिजीजेस का खतरा पैदा होता है। जब लंबे समय तक हमारे खाने में किसी एक या एक से ज्यादा पोषक तत्व की कमी रह जाती है तो शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता और कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। हाँ, ये तो एनसीईआरटी की किताबों में भी है और परीक्षाओं में भी खूब पूछा जाता है। जैसे अगर प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की बहुत कमी हो जाए, खासकर बच्चों में, तो मैरस्मस नाम की गंभीर बीमारी हो सकती है। इसमें बच्चा बहुत ही दुबला पतला, कमजोर, खाल हड्डियों से चिपकी हुई सी दिखती है। और अगर सिर्फ प्रोटीन की कमी हो, ऊर्जा मिलती रहे, तो क्वाशियोरकर हो सकता है। इसमें बच्चे का पेट फूल जाता है, शरीर में सूजन आ जाती है, बाल रूखे हो जाते हैं, पर हाथ पैर पतले रह सकते हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। विटामिन की कमी से भी रोग होते हैं? बिल्कुल, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, मतलब रात में या कम रोशनी में ठीक से दिखाई नहीं देता। और विटामिन डी जो धूप से भी मिलता है। हाँ, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, जिसमें हड्डियां नरम और कमजोर होकर मुड़ जाती हैं। बड़ों में इसे ऑस्टियोमेलेशिया कहते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें मसूड़ों से खून आता है, वो सूज जाते हैं और घाव भी बहुत देर से भरते हैं। और विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी। हाँ, विटामिन बी1 जिसे थायमिन भी कहते हैं, उसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, जिसमें नसें और दिल प्रभावित होते हैं। विटामिन की भी बहुत जरूरी है। ये खून का थक्का जमाने में मदद करता है। इसकी कमी हो तो चोट लगने पर खून बहना बंद नहीं होता जल्दी। ये हरी पत्तेदार सब्जियों में खूब मिलता है। और मिनरल्स की कमी जैसे आयरन, लौह तत्व की कमी से एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन कम बनता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाती। नतीजा थकान, कमजोरी, सांस फूलना। आयोडीन की कमी से घेंघा यानी गॉइटर रोग हो सकता है। इसमें गले में जो थायराइड ग्रंथि होती है वो सूज जाती है। आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए जरूरी है।